passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर के मुकदमे के बारे में। कश्मीर का मुकदमा। कश्मीर में आज जबरी पाबंदियों और कर्फ्यू का मुसलसल 53वां रोज है। मुसलसल 53 डेज हो गए हैं कि 80 लाख से ज्यादा मजलूम और मासूम कश्मीरी अपने घरों में कैद हैं, घरों से बाहर निकल नहीं सकते, खाने पीने की, खुराक की, अद्वियात की सहूलियात की कमी का शिकार हैं। कश्मीर में एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पिछले 72 सालों से तो जारी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में इंतहाई इजाफा कर दिया है जब मुसलसल 53 दिन हो गए हैं कि मोदी सरकार ने कश्मीर की आजाद खुद मुख्तार रियासती हैसियत करके कर्फ्यू नुमा जबरी पाबंदियों में जकड़ दिया है। और कश्मीर के इसी आलमी इंसानी बहरानी मसले को लेके वज़ीर आज़म इमरान खान न्यूयॉर्क में पिछले 5 दिनों से मौजूद हैं, जहां पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है। इन पिछले 5 दिनों के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सी अहम मुलाकातें की हैं, बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी की है, आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं, कश्मीर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं। अब से कुछ देर पहले भी वो एक ऐसे ही डायलॉग में बैठे हुए थे जो कि अगरचे फाइनेंस के हवाले से था, लेकिन आज के दिन भी इमरान खान साहब की जो मसरूफियात रही उसमें उन्होंने कश्मीर पर बात की। और ये भी खबर आती रही कि गूगल पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में इमरान खान नंबर 2 पोजीशन पे हैं, जो लोग दुनिया भर में उन्हें सर्च कर रहे हैं गूगल पे। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की अब तक 5 दिनों में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जो भी परफॉर्मेंस रही है कश्मीर कॉज को लेके, मसले को लेके, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? क्या पाकिस्तान ने, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो तमाम इक़दामात उठाए हैं जो कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल को लेके ज़रूरी थे? और इन तमाम इक़दामात का नतीजा क्या होगा? अगर एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से तो इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल है। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना पहला खिताब करना है यूएन जनरल असेंबली से। वो खिताब वज़ीर आज़म इमरान खान का किस तरह का होना चाहिए? ये 2 अहम मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन एक तरफ तो कश्मीर का बहुत बड़ा बहरान है, आलमी बहरान है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर एहतसाब का तूफान जारी। एक तरफ कश्मीर का आलमी बहरान, दूसरी तरफ मुल्क के सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो अभी तक यहां पर एहतसाब का तूफान सर उठा के खड़ा है। आज फिर नैब बामुकाबला अपोजिशन में नैब की साख खतरे में पड़ गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से एक अखबारी खबर आई कि नैब के ऑफिसर ने उनके साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की, बदसलूकी की, उन पर चीखे चिल्लाए, उन पर गुस्से का इजहार किया, दौरान तफ्तीश यहां तक कि उन्हें गिलास भी दे मारा। नैब ने इस खबर की तरदीद कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी आज जब पेशी के लिए आए उन्होंने कहा कि जी कोई मुझे गिलास मार के तो दिखाए, फिर उसके बाद मैं उसे क्या मारूंगा वो भी फिर देखिएगा। लेकिन नैब की बदसलूकी, नैब की हिरासत में लोगों का, मुल्जिमान का उनके साथ बदसलूकी होना, बदतहजीबी होना, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाना, यहाँ तक कि नैब की हिरासत में लोगों का बीमार पड़ना, और सिर्फ बीमार पड़ना नहीं, उनका हलाक हो जाना, ये बहुत बड़ा इशू है। और इसी इशू को लेके सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतें भी बहुत दफा कह चुकी हैं कि नैब अपने रवैये में बेहतरी करे, अपने रवैये को मुस्बत करे, दुरुस्त करे और लोगों की इज्जत नफ्स का ध्यान रखे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान तो कश्मीर में आलमी मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्क में तब्दीली की खबरें बहुत तेजी से जन्म ले रही हैं। इसी में आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1.5 साल के बाद दोबारा सुनवाई के लिए अपलोड कर दिया है और उसकी 1 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई हो गई। मुआशी बहरान की अगर बात की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की कल रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान की मईशत पर एक फिर संगीन चार्जशीट है। उस पर बात करें कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म जो है वो न्यूयॉर्क में हाई लेवल डायलॉग ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पे खिताब कर रहे थे और वहां खिताब करते हुए भी उन्होंने अपोजिशन को नहीं बख्शा।
अपोजिशन को करप्ट करार दिया, अपोजिशन पे शदीद तनकीद की। तो ये वो सब मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और बात करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट्स मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी रहनुमा, एक ज़माने में साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, हुमायूं अख्तर खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सीनियर मरकजी रहनुमा, साबिक वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब, सबसे पहले बात कश्मीर की होगी आपसे। तो कश्मीर में कल वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल असेंबली से पहला खिताब कैसा होगा? देखिए, बहुत अरसे बाद आई थिंक जो न्यूयॉर्क में इस वक्त हो रहा है, और उससे पहले भी जो इमरान खान साहब ने किया है, हमने दुनिया को एक पैगाम दिया है कि हम हमेशा की तरह अब एक आइडल बाईस्टैंडर नहीं हैं। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और कश्मीरियों की दुनिया में आवाज़ बनेंगे। अब पाकिस्तान किसी का पौन नहीं बनेगा। आपने देखा कि अमेरिकी सदर ने कम से कम 5 दफ़ा कश्मीर का जिक्र किया है, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीर में भी बात की है कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जिसको कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आर्बिट्रेशन कर सकता हूँ या इसमें को बातचीत करा सकता हूँ। 4 दफा सदर ट्रंप ने सालिसी की पेशकश की है। बट मेरा एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा ले लीजिए हुमायूं खान साहब, कि वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं जनरल असेंबली के इजलास में, और सदर ट्रंप अगर जनरल असेंबली के इजलास में, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में बात कर रहे हैं सालिसी की, तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है कश्मीर पे, वो तो सालिसी की बात नहीं करता, वो तो प्लेबिसाइड की बात करता है। तो ये कश्मीर कॉज के लिए फायदेमंद है या उसे कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, जो बार बार सालिसी की बात हो रही है? जी, सालिसी का मतलब ये नहीं है कि हम ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं उसके हम बरअक्स कोई बात करेंगे, ये तो किसी ने नहीं कहा। सालिसी का मतलब तो ये है कि उन रेजोल्यूशंस को और उसके सब्सिक्वेंट जो भी आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसके मुताबिक, इस वक्त तो इंडिया बात ही नहीं करता ना जी, इंडिया तो बात ही नहीं करना चाहता इस वक्त। इंडिया ने तो अपना आइन चेंज करके चढ़ाई कर दिया है कश्मीर पे। अब इंडिया जरा तैयार हो जाए, ये जब कर्फ्यू हटता है, सारी उम्र तो रहेगा नहीं कर्फ्यू, ये कश्मीरी उठेगा और उधर 9 लाख छोड़ 90 लाख इंडियन फौज होगी, वो कुछ नहीं कर सकेगी। ये दुनिया में आवाज जब उठती है, ये बोस्निया में भी ये हुआ था, हर्ज़ेगोविना में, कि जब पहले सारी दुनिया खामोश बैठी रहे और सर्बिया जो चाहा करता रहा, लेकिन उसके बाद जब जेनोसाइड शुरू हुई, जब एथनिक क्लिनजिंग शुरू हुई और जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हुए, तो लोगों ने आवाज उठाई। अब कश्मीर में क्या हो रहा है जी? कश्मीर में एक नाटसी कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ है। आरएसएस की सियासत इंडिया में चल रही है और कश्मीर तक पहुंच गई है। वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं और एथनिक क्लिनजिंग करना चाहते हैं जेनोसाइड के जरिए, और वो हिंदुओं को उधर लाना चाहते हैं। ये कश्मीरी तो अब खड़ा होगा और इमरान खान उनकी आवाज बन के दुनिया में ये पैगाम फैला रहे हैं कि ये जेनोसाइड होगी इधर, ये नाटसीज़म इधर आ रहा है और दुनिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और दुनिया की तवज्जो इस तरफ आ रही है। ठीक है, अपोजिशन से जरा पूछ लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ माजी में बहुत दफा जनरल असेंबली से खिताब कर चुके हैं। कल इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म साहब का जनरल असेंबली से खिताब कैसा होना चाहिए? प्लस पिछले 5 दिन से वो UNGA पर मौजूद हैं, तो जितनी भी उन्होंने डिप्लोमेसी की है, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा उसका नतीजा? मुझे तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो तकरीर पढ़कर करेंगे, क्योंकि हालिया दिनों में ही 2-3 दफा उन्होंने, जब उनके सामने रिटन टेक्स्ट नहीं था, ऐसी अजीब व गरीब गुफ्तगू की है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। देखिए, पहले मैं कहूँ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों रात को, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जंग शुरू नहीं करेगा। तो पाकिस्तान नहीं जंग शुरू करना चाहता, लेकिन डिप्लोमेसी में आप अपने आंज नहीं लेते, इस तरह खामोश रहते हैं। इट वाज समथिंग दैट ही कुड हैव अवॉइडेड सेइंग,
इसी तरह उन्होंने जब काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस गए तो उन्होंने बहुत ही खतरनाक बात की कि पाकिस्तान आर्मी ने और ISI ने ट्रेन किया अलकायदा को। हालांकि जो सोवियत यूनियन में जंग थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उसमें तो उस वक्त तो अलकायदा का वजूद भी नहीं था। तो वजीर आजम जो है इस किस्म की बहुत ही गैर एहतियात स्टेटमेंट्स देते हैं जो डायरेक्टली एतराफ होती हैं उस नैरेटिव का जो ह्यूस्टन में मोदी और ट्रंप ने बेचने की कोशिश की, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, और उन्होंने कहा जी सेंटर जो है वो एक ही मुल्क है, इसका मकसद पाकिस्तान था। तो पहली तो मेरी ये उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका तारीख के ऊपर भी थोड़ा सा जो शेकी हैं हर लिहाज से, बार बार इस किस्म की गलतियां करते हैं। एक दफा नहीं उन्होंने की, ईरान गए तो ईरान में उन्होंने कहा कि जी मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप हैं जो ईरान के ऊपर हमले करते रहे हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान आर्मी ने मिलिटेंट ग्रुप्स को क्रिएट किया। फिर जब हालिया दिनों में वो सिख वहां लाहौर में तशरीफ ले गए, वहां उन्होंने न्यूक्लियर नो पर्स यूज का जो है गुब्बारा उड़ा दिया। फिर अल जजीरा को इंटरव्यू दिया तो कहा जी मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इवन इंडिया की को दावत देता हूं कि पाकिस्तान आए। और अभी जो है जिस तरह मैंने CFR का जिक्र किया कि ISI एंड आर्मी ट्रेन्ड ऑल दीज ट्रूप्स टू फाइट इन अफगानिस्तान एंड देयर वर लिंक्स बिकॉज दे ट्रेन्ड देम। तो ये जो गुफ्तगू है ये बड़ी ही डैमेजिंग है पाकिस्तान के मफादात के लिए। अच्छा। तो कल मुझे ये उम्मीद है कि वो पढ़ी लिखी गुफ्तगू करेंगे और अपने आप को महदूद रखेंगे कि उनके पास जो टेक्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की एक और गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो दूसरी बात यह है जी कि हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, वो चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, चाहे वो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जनीवा में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, अभी तक किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे से एक करारदाद या रेजोल्यूशन की सूरत में सपोर्ट नहीं मिल सकी कश्मीर के हक़ खुदरादियत के लिए। और ना ही हिंदुस्तान ने जो एक बहुत ही मजमूम एक्शन किया है कश्मीर में, उसकी मजम्मत बाकायदा तौर पर की गई। इस पे स्टेटमेंट्स बहुत इशू हुई हैं। तो शेक्सपियर ने कहा था कि साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। अभी तक तो हमें हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर हम अपनी फ्यूचर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकें। इवन UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भी सिर्फ इनफॉर्मल कंसल्टेशंस हुई, उन्होंने कोई इलामिया जारी नहीं किया। और यही वो वजह है कि UNHRC में पाकिस्तान सिर्फ 16 मेंबर्स की भी हिमायत हासिल नहीं कर पाया और रेजोल्यूशन सबमिट नहीं करवा पाया। ये तो इसमें फिर वज़ीर आज़म से मैं हमारी सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से गए हैं, वो हम सब के नुमाइंदे हैं, उन्हें बात एहतियात से करनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि हमें UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 58 मुल्कों की हमायत हासिल है, तो भाई वहां तो काउंसिल में है ही 47 मेंबर, तो 58 मेंबर जो है वो आपको कैसे हमायत हासिल हो गई? तो अगर आपको हमायत हासिल भी थी मेंबरों से ज्यादा, तो फिर आप डिबेट भी नहीं करवा सके, लेट अलोन और रेजोल्यूशन। आपने रेजोल्यूशन फाइल भी नहीं किया। और उसकी जो दूसरी वजह मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह 1994 में भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी, उस वक्त हिंदुस्तान ने अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मकबूजा कश्मीर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे और मकबूजा कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला गए थे, जिन्होंने ये कहा, वाजपेयी ने कहा कि जी पूरी हिंदुस्तानी कौम इकट्ठी है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कश्मीर से आया हूं, कश्मीर में ये हालात नहीं है जो पाकिस्तान कह रहा है, और पाकिस्तान ने तब भी रेजोल्यूशन फाइल नहीं किया था। तो यहां तो जब इंटरनल तौर पे इतना स्ट्राइफ हुआ, आपने इसका जिक्र भी किया नैब के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान की ना ही एक मुत्तहिद आवाज जाएगी, और जिस किस्म की मैं ये कहूंगा, बड़ा क्लियरली कहूंगा, सिर्फ आर्म चेयर डिप्लोमेसी की है, ये गैर संजीदा है कि वजीर खारजा जो हैं बजाय मॉस्को जाएं और बीजिंग जाएं और वॉशिंगटन जाएं और न्यूयॉर्क जाएं और ब्रसल्स जाएं, वो उमरकोट चले जाते हैं, वो मुल्तान जाके जलसे कर रहे हैं, वो मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। ये किस किस्म की डिप्लोमेसी है कि वजीर आजम जो है वो सिर्फ अपने दफ्तर से निकल के आधा घंटा उन्होंने एक दिन ट्रैफिक रुकवाई और झंडे वंडे हिलाए, उसके बाद वो भी हवा हो गया। तो अभी तक तो इस हुकूमत ने, जो हम सब की इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है UN में, उसने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुकदमा इन 53 दिनों में संजीदगी से नहीं लड़ा। ओके, ठीक है। मुस्लिम लीग नून तो मुतमिन नहीं है, समझती है कि 53 डेज में, और खास तौर पे जो इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब पिछले 5 दिन से न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, संजीदगी से नहीं लड़ा गया कश्मीर का मुकदमा। व्हाट वुड यू से नफीसा शाह साहिबा?
देखिए, इमरान खान ने जाने से पहले कश्मीर में एक उन्होंने आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में उन्होंने एक जलसा किया जी। और ये कहा कि मैं आपका सफीर बनकर पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ूंगा जी। तो वहां जब पहुंचते हैं तो कश्मीर का मुकदमा तो वो भूल जाते हैं, पाकिस्तान के सफीर बनने का भी एक बहुत बुरा चेहरा वो पेश करते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की भी मैं समझती हूँ कि एक एम्बैरेसमेंट वो बन गए, क्योंकि जो उन्होंने बातें की हैं वो गैर संजीदा हैं, गैर जिम्मेदार हैं। हमारी जो एजेंसीज हैं उनको उन्होंने एम्बैरेस किया। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, एज इट वाज सेड कि अलकायदा डिड नॉट एग्जिस्ट। वो टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव था जिसमें पाकिस्तान और मुख्तलिफ एलाइज जो हैं उन्होंने एक वहां पर एक इंपीरियल एक्शन हुआ, उसको उन्होंने वार्ड ऑफ किया, उस पे उन्होंने अपनी एक कहानी शुरू कर दी, कश्मीर बीच में भूल गए। मिशन कश्मीर, पहले मुझे बताया जाए कि मिशन कश्मीर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और मिशन कश्मीर के हवाले से कौन से जामा स्टेप्स लिए गए हैं, कौन सी अचीवमेंट्स आई हैं। वहां वो सिर्फ महज एक असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी के बनकर लेक्चर दे रहे हैं, इससे क्या हासिल हुआ है? कौन से इंटरनेशनल फोरम्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स हो, UNGA हो, बायलैटरल्स हो, कहाँ से आपके कम्युनिकेज आए हैं या रेजोल्यूशंस आए हैं जहां पर कोई कॉन्क्रीट गेन हुआ हो? और तो और इस वक्त अगर हमारा ऑब्जेक्टिव एक था कि वहां पर कर्फ्यू लिफ्ट हो, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स या मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे संगीन चेहरा है जो मोदी ने वहां एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनको न सिर्फ कैद किया है, वहां 50 दिन कर्फ्यू, इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री, इन द मॉडर्न हिस्ट्री के एक आपने कर्फ्यू की वहां सिचुएशन की और उसको हमने उजागर ना कर पाए हो। तो हमें एक मुझे फोकस नहीं नजर आया और हम कहाँ फिसल पड़े, ईरान और सऊदी अरेबिया की सालिसी का ये कहाँ कूद पड़े। इस वक्त उसकी जरूरत क्या थी? किसने आपको कहा? क्या आपने ईरान ने आपको कहा? क्या सऊदी अरेबिया ने कहा? क्या आपको ट्रंप ने कहा? और उसके बाद आप देखें कि ईरान की पोजीशन क्या है। वो एक लाइक वेरी नफीसा शाह साहिबा, वज़ीर आज़म के मुताबिक तो सालिसी के लिए बात करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा, उन्हें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा। ट्रंप इवन दो उसकी तरदीद कर चुके हैं, बट वज़ीर आज़म का कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। मुझे नहीं पता जी किसने कैसे कहा। और इस वक्त क्या डोंट वी हैव इनफ प्रॉब्लम आवर ओन? हमारी मईशत देखें, Absolutely. हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें, कश्मीर का हाल देखें, लेकिन जब आपका एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव था जो आप कश्मीरियों से प्लेज करके गए थे कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, आप किसकी सफारत कर रहे हैं? अपने मुल्क की तो आप सफारत कर नहीं पाए। आप अपने मुल्क की आपने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की, आपने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी डिस्टॉर्ट की। और सबसे अहम बात यह है कि जब आप दूसरे मुल्क में जाएं या इस किस्म के बड़े फोरम्स में जाएं, तो पूरा मुल्क आपके पीछे होना चाहिए। वो तासुर नहीं मिल रहा कि इमरान खान के पीछे पूरी कौम है, पूरा मुल्क है। इस वक्त जो आपने यहाँ इंटरनल डिविजन्स क्रिएट किए हैं, वहां पर आप जाके फिर करप्शन की बातें शुरू कर देते हैं। अब से कुछ देर पहले जो हाई लेवल डायलॉग हो रहा था ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, वज़ीर आज़म साहब ने वहां पे फिर अपोजिशन को याद किया और करप्ट कह के याद किया। लीडर नहीं लग रहे वहां पर। ये जो इंटरनल डिविजन्स की आप नफीसा शाह साहिबा बात कर रही हैं और इस वक्त जो मुल्क के अंदर एहतसाब का तूफान चल रहा है, बावजूद इसके कि कश्मीर का बहुत बड़ा बहरान है, इसमें बात करते हैं आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक कि ये मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती और खासतौर पर जो तब्दीली की खबरें एकदम से आना शुरू हो गई हैं, तो आइंदा पीछे मंजरनामे में पक क्या रहा है, इसे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की कल रिपोर्ट आई है जिसपे हुकूमत ने तो बड़ी बगलें बजाई हैं, बड़ी खुशी का इजहार किया है, बट आई थिंक हुकूमत ने खुद भी इस रिपोर्ट को डिटेल में नहीं पढ़ा, एडीबी की वेबसाइट पे मौजूद है। एक तरफ संगीन मुआशी बहरान संगीन तर होता जा रहा है, एहतसाब पर नैब की साख पे, हुकूमत की साख पे मजीद खतरात और खदशात बढ़ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज जो अपना जवाब तहरीर किया है वो नैब पे चार्जशीट है जो कि इनडायरेक्टली हुकूमत पे असरअंदाज होता है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए जी, जब माजी की हुकूमतें $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाएं और 6.6% का फिस्कल डेफिसिट छोड़ के जाएं और सर्कुलर डेट तारीखी सतह पे हो और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो उसमें PIA और स्टील मिल और बहुत सी और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ब्लैक होल जो है उसमें अरबों रुपया झोंका जाता हो, तो ऑब्वियसली इसमें एक वक्त लगेगा। IMF का प्रोग्राम हमने लिया है, IMF अभी आई है, उसने इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में है। अगर एक मौजूदा वक्त की एक स्नैपशॉट एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है तो यही एशियन डेवलपमेंट बैंक बिलियन ऑफ डॉलर्स का कंसेशनरी डेट हमें दे रहा है। 7-8% के सकूक और यूरो बॉन्ड्स नहीं ला रहे, यही एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। दूसरा, एहतसाब सबको इस मुल्क में चाहिए और पिछले 14 महीने की सियासत यह है कि मुल्क के जो बड़े बड़े पार्टियों के लीडर हैं उन पे हमसे पहले के जो मुकदमात बने हुए हैं, पूरा दबाव ये डाला जा रहा है, चाहे कश्मीर में जो मर्जी हो जाए, अफगानिस्तान में जो मर्जी हो जाए, सनाउल्लाह पे मुकदमा पहले का नहीं है, हमला कर दे, खुर्शीद शाह साहब पे मुकदमा पहले का नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर मुकदमा पहले का मेरा सवाल सुन रही हैं गरीदा साहब, या तो आप उनकी एडवोकेसी कर लें या मुझे नहीं, मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रही सर, आपने मेरे से सवाल किया सर, मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रही हूं। नहीं जी, पूरे मुल्क में दुनिया एक तरफ, दुनिया के मसाइल एक तरफ, पाकिस्तान के मसाइल एक तरफ, और ये जी के लीडरों को छोड़ दो। आप जरा मुझे बताएं कि ये जो 4 फ्लैट हैं पार्क लेन में, इसकी आज तक मनी ट्रेल दी गई है? आज तक दी गई है? इमरान खान ने अपने एक एक पाई की मनी ट्रेल दी है। मैं गारंटी करता हूं कि जरा मुझे पिछले जितने भी सालों में हुई है ये पार्क लेन के फ्लैट्स की मनी ट्रेल दे दें, नहीं दी गई। और दबाव डाला जा रहा है, और दबाव इदारों पे और अदालतों पे और हुकूमत पे कि जी हमें जरा किसी तरीके से छुट्टी मिल जाए, हमें जरा ये आम माफी का। देखिए, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसके लिए कोई अलग कानून होता है। शाहिद खाकान अब्बासी का केस होगा और उसमें जो भी इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला होगा, लेकिन क्योंकि कोई आदमी साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है या कोई वजीर रह चुका है या बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह है, इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं होना। लेकिन हुमायूं अख्तर खान यह कानून है पाकिस्तान। जिस्मानी रिमांड में साबिक वजीर आजम को या किसी भी मुल्जिम को गिलास दे मारना, ये तो आई एम श्योर कि आप भी इसको डिफेंड नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसकी CCTV मौजूद होगी और नैब को चाहिए कि उसके एग्जामिन करके इस पे बिल्कुल वादे तौर पे इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल ठीक। खुर्रम दस्तगीर साहब, व्हाट वुड यू से हुमायूं अख्तर खान साहब के जवाब पर? मैं तो मुस्कुराऊंगा कि प्लीज वीडियोस का जिक्र ना करें। वीडियोस तो नैब की भी निकली हैं और जजों की भी निकली हैं जिन्होंने ये सजाएं दी हैं हमारे लीडरों को। तो वीडियोस का मामला तो बड़ा गंभीर है और वो एक दिन आएगा कि जब वीडियोस भी जो हैं वो इंसाफ का हिस्सा बनेंगी। लेकिन पहले हम ADB पे बात कर लेते हैं कि ADB ने एक बड़ी भयानक तस्वीर पेंट की है कि गालिबन ये साल जो है वो पाकिस्तान की तारीख का यादगार साल रहेगा कि इस साल इवन अफगानिस्तान जहां जंग हो रही है, जहां हजारों हमले होते हैं, वहां ग्रोथ रेट 3.5% होगा और पाकिस्तान में जनूबी एशिया में सबसे कम ग्रोथ रेट होगा 2.8%, जो कि ADB ने कैलकुलेट किया, लेकिन वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे 2.3% भी कह रहे हैं कि ये नीचे गिरेगा। अब जब ये हालात हों और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जिक्र किया, हमारे दौर में उनके लॉस थे 550 अरब रुपए। इस साल जो गुजरा है उनके नुकसानात थे 1870 अरब रुपए, 3 गुना से भी ज्यादा। असल में तो ये हुकूमत बद इंतजाम है, नालायक है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है। इसीलिए जो है महंगाई जो 3.9% हम छोड़कर गए थे वो अब दरअसल 11.63% है,
लेकिन इन्होंने नंबर्स फज किए, बेस ईयर बदला, 2008 से 2016 पर लेकर आए ताकि इनके महंगाई के नंबर्स कम नजर आए। हालांकि असल महंगाई की शरह जो है वो 11.5% से लेकिन तजावुज खुर्रम कर साहब, चुकी है। सॉरी टू इंटरप्ट इसका यू, मतलब ये है जो कि हुमायूं अख्तर खान साहब ने जी। फिगर्स रखे हैं फिस्कल डेफिसिट के, करंट अकाउंट डेफिसिट के, सर्कुलर डेट के, और जब भी चंद दिन पहले ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई कि मोर देन 13 खरब से ज्यादा का जो है इर्रेगुलरिटीज मिनिस्ट्रीज में पाई गई, तो ये सारी पीएमएलएन के टेन्योर की तरफ निशानदही कर रही होती हैं। देखिए जी, जरूर करें। हमने तो इससे मना नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं 30,000 अरब जो है उसके डेट के लिए इंक्वायरी कमीशन एक बनाया गया। इंक्वायरी कमीशन तो इसमें बनना चाहिए कि सिर्फ एक साल में 2018-19 में पाकिस्तान का पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज 29,879 अरब से बढ़कर 40,233 अरब कैसे हो गए एक साल में? फरीदा, इसका मैं जवाब दूंगा कि ये कैसे बढ़ा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं पहले बता देता हूं कैसे बढ़ा। वो ऐसे बढ़ा कि जी ये कहेंगे जी इतने 100 अरब तो डिवैल्यूएशन से बढ़े। डिवैल्यूएशन मैंने की है, 40% जो डिवैल्यूएशन की है, जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय गिर रही है, वो भी देश की हुकूमत ने की है ना। तो जो अगर डिवैल्यूएशन की वजह से डेट बढ़ा है तो डिवैल्यूएशन भी इन्होंने की है। तो सारे इशू ये है कि इनसे बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ। फाइनेंसिंग जो अब आप देख रहे हैं कि मुल्क में बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ेगी। ऑटो सेक्टर में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पहले ही बैठ गया है। हर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मेरे शहर गुजरांवाला में पावर लूम सेक्टर वाले वो बंद पड़े हैं। फैसलाबाद में लाखों मजदूरों वाला पावर लूम सेक्टर जो है वो हड़ताल पर गया हुआ है 20 तारीख से। अब अगर हर रोज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन हो रही है, इस किस्म की कैटेस्ट्रोफिक मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई कि 71 सालों में 30,000 अरब रुपए का कर्जा हो और सिर्फ एक साल में आप 36% बढ़ाकर 40,233 पर ले जाए। हुमायूं अख्तर खान साहब, आपका जवाब मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं नफीसा शाह साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए, अगर आप अपने रुपए को मसनूई तौर पे साल ओवर वैल्यूड रखेंगे तो वो रुपया एक दिन गिरेगा, और इसीलिए वो 105 से गिर के 155 पे अभी आया है। और जब ये होता है तो इंतहाई महंगाई आती है। पीपल पार्टी के जमाने में महंगाई 25% पे चली गई थी, क्योंकि उनका रुपया भी 60 से 85 पे ओवरनाइट वर्चुअली गिरा। जब आप ये करते हैं तो एक मॉनेटरी पॉलिसी IMF के प्रोग्राम के तहत हायर इंटरेस्ट रेट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ स्लो होती है, और फिस्कल रेवेन्यूज जो हैं उसमें कुछ अरसे के लिए दुश्वारी पेश आती है। आपने जो ओवर वैल्यू रुपया रखा, इसी वजह से PMLN में एक्सपोर्ट जो है वो एक्चुअली गिरी। इनके 5 साल में एक्सपोर्ट्स एक्चुअली गिरी, और इस वजह से ये डिवैल्यूएशन की गई। और मैं बता दूं कि 10,000 बिलियन में से 5,000 बिलियन सिर्फ एक अकाउंटिंग नंबर है। डेट उधर का उधर है, 95-100 बिलियन डॉलर उधर का उधर, ये नंबर है। 2000 बिलियन, 2000 बिलियन जो है वो इनके कर्जे, इन्होंने जो 14 बिलियन का कमर्शियल डेट लिया था 7-8% में सकूक बॉन्ड और यूरो बॉन्ड, 2000 बिलियन हमने वो कर्जा अदा किया है। 1200 बिलियन जो है वो हमने एक बफर रखा हुआ है अपने रिजर्व्स के लिए, और हमने जो नया कर्जा लिया है वो फकत 1500 बिलियन है, जो कि सारे का सारा कंसेशनरी डेट है। चाहे हमने सऊदी से लिया है या UAE से लिया है या वर्ल्ड बैंक से लिया है या IMF से लिया है या एशियन बैंक से लिया है, ये कंसेशनरी डेट है। 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 8-9% पे नहीं लिया। ये है 10,000 बिलियन की कहानी। नफीसा शाह साहिबा, पिछले 10 साल को जब सिर्फ एक जवाब मुझे देने दें जी। कहानी ये है कि 2015 में पाकिस्तान का महंगाई का रेट 4.5% था, 2016 में 2.8% था, 2017 में 4.1% था, 18 में 3.9% था, आज 11.6% है। पाकिस्तान के गरीबों के लिए सबसे बड़ा टैक्स महंगाई है, और गरीबों की गर्दन इस हुकूमत ने तोड़ दी।
नफीसा शाह साहिबा, पिछले 10 साल पे जब ओनस डाला जाता है, मुरद इल्जाम ठहराया जाता है कि जी आज का जो मौशी बहरान है, और अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे हाई लेवल डायलॉग ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, वहां पर भी उन्होंने पीपल्स पार्टी, नून लीग, अपोजिशन को लिताड़ा और कहा कि जी जब मुझे हुकूमत मिली तो पिछले 10, 15, 20, 30 साल की करप्ट हुकूमतों उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ था मईशत का। क्या कहेंगी पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, बहुत अफसोस होता है कि वो जमात जिसने तब्दीली के ख्वाब दिखाए थे, 10 करोड़ 50 लाख घरों का वादा किया, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, वो अभी तक 1.25 साल हो गया है, अभी तक उसकी रट जो है वो माजी से निकल नहीं पाए। मुझे नहीं पता कि ये इनका कोई साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, और ये सारी जो विक्टिमाइजेशन कैंपेन है ये इसी वजह से है कि जिस तरफ भी देखें, कोई भी डायरेक्शन ले लें, जज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ देख लें जी, आप पार्लियामेंट की तरफ देख लें, आप फॉरेन पॉलिसी की तरफ देख लें, आप मईशत की तरफ देखें, आप सूबों की तरफ देखें, आप वफाकियत की तरफ देखें, आपको मायूसी ही मायूसी नजर आएगी और आपको कोई डायरेक्शन इस हुकूमत का नहीं है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स उन्होंने नहीं लिए। अभी तक कह रहे हैं हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, असल में ये अपने आप से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। ये वही सुनामी है तबाही की जिसके अब ये खिलाफ खुद ही फायर फाइटिंग कर रहे हैं। देयर इज नो डायरेक्शन, और इसी वजह से ये जो मंत्रा अब इन्होंने एहतसाब का मंत्रा, विच इज हकीकत में ये इंतकाम है, ये गिमिक्री है। लोगों के घरों में आप पहुंचते हैं, रातों के अंधेरे में आप एम्बुलेंस में आप खवातीन को आप जेलों में मुंतकिल करते हैं। कितना घिनौना चेहरा है। हम नहीं कह रहे आप अकाउंटेबिलिटी ना करें, लेकिन एक पर्सपेक्टिव में करें और उसके साथ आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। कौन सी परफॉर्मेंस आपने दिखाई है? जब आपके पास कुछ दिखाने को नहीं है तो आप दूसरे को खराब करें, आप दूसरे को गंदा करें, आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डालें। यही इस वक्त एक ही परफॉर्मेंस इनकी नजर आ रही है, वो ये है कि हम जो अपोजिशन है उसको कैसे दीवार पे लगाएं, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करें, अपोजिशन लीडर्स की हम तजलील करें, इनको ह्यूमिलिएट करें। ये शाहिद खाकान अब्बासी का इंसिडेंट हो, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट है आफ्टर ऑल आसिफ अली जरदारी साहब, उनका हक है और उनकी जो सेहत के तकाजे हैं उसमें एटलीस्ट उनको मिनिमम फैसिलिटीज तो आप दें। वहां आपने 2 खवातीन यरगमाल बनाए वहां बिठाई हुई हैं आपने, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो फोकस। इस गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस ये है कि बैरूनी मुल्क जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं वो अपनी जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो कितना घिनौना चेहरा पेश कर रही हैं। 12% आपकी इन्फ्लेशन है जो माजी में कभी नहीं हुई, ऐसी तारीख में सबसे बुरी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की। 1-1.5 साल होने को आया है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और जहां हम देखते हैं वो मायूसी है और ये कवर अप है। ये जो सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है इनकी, इट्स जस्ट अ कवर अप फॉर देयर मैसिव फेलियर्स। हुमायूं खान साहब, जो नफीसा शाह साहिबा कह रही हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी प्रोजेक्शन किया है, हालांकि 6 महीने पहले उसने प्रोजेक्शन किया था कि जो महंगाई है वो 7% का इन्फ्लेशन रेट रहेगा, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट है कि 12%, मतलब हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और अब जो तब्दीली की खबरें, मौलाना का धरना और ड्राइंग रूम में इस वक्त जो बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद में जो बातें हो रही हैं, तो क्या चैलेंज से निपटेगी कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वेल, एशियन बैंक की रिपोर्ट में तो जो महंगाई के बारे में कहा हो, ये मत भूलिए कि 2008-9 में जब पीपल पार्टी का जमाना था तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 25% तक गया था। और जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेस ईयर जी कुछ सालों बाद चेंज होता है, इनकी हुकूमतों में भी चेंज हुआ होगा। जिस तरह जीडीपी कैलकुलेट करने का बेस ईयर चेंज होता है, इसलिए वो भी होता है। और हमने दोनों फिगर्स दिए थे कि पुरानी बेस के तहत ये होगा और नई के तहत ये सीपीआई है। ये जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है ये कोर इन्फ्लेशन पे बेस होता है। कोर इन्फ्लेशन इस वक्त 8 कुछ है और इसमें मेरी नजर में 5% का स्प्रेड है। कोर इन्फ्लेशन अभी 8 पे खड़ी है, ये उस पे बेस होता है। मैं उम्मीद करता हूं
کہ اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک جلد نیچے لانا شروع کرے گا، جس سے ایک مینوفیکچرنگ کا ریوائول ہوگا اور مینوفیکچرنگ کے ریوائول سے آپ کا ریونیو بہتر ہوگا۔ ایشو یہ ہے غریدہ کہ جو چیزیں آپ کو درکار ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے، اور وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے، ریزرو بہتر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ جو اوور ویلیوڈ روپے کو نیچے لانا پڑتا ہے اور مہنگائی کو پھر مانیٹری ٹائٹنگ سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یہ چیزیں فسکل ڈیفیسٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لیکن اکنامک پالیسی کے تحت کچھ عرصے میں ایک سٹیبلٹی آتی ہے، اور کچھ عرصے میں جب مینوفیکچرنگ زور پکڑتی ہے اور نوکریاں دوبارہ آتی ہیں اور لوگوں کے پروفٹ بنتے ہیں، تو یہ فسکل سچویشن ملک کی بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن ہمایوں اختر خان صاحب مجھے اجازت دیجیے، لیکن دیکھیے غریزہ مجھے اس کا جواب دینے دیں۔ اگر میں خرم صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، ایک ذرا سوال کر لوں۔ ہمایوں اختر خان صاحب ٹھیک ہے، یہ جو امید ہے اچھی امیدیں ہیں، یہ لیکن لوگ انتظار کرنے کو، تاثر یہ مل رہا ہے کہ لوگ انتظار کرنے کو مزید تیار نہیں ہیں۔ اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں جتنی گرما گرم، جتنے زور و شور کے ساتھ کہ تبدیلی کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، تو یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کسی بھی حکومت میں پہلے سال میں تبدیلی کی باتیں نہیں ہوئی۔ ابھی تبدیلی پوری طریقے سے آئی نہیں ہے۔ ابھی آپ ہمیں 5 سال میں تبدیلی لانے دیں، اور تبدیلی کو تبدیل کرنا جو ہے وہ ڈرائنگ روموں میں نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں بھی الیکٹ ہو کے آئیں گے اور اس تبدیلی کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ زبردست، تو بڑی اچھی بات کی۔ خرم دستگیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جتنی بھی حکومت کی اکنامک پالیسیز ہیں اس کا نتیجہ پھر نمبرز میں باہر آ جاتا ہے نا جی، کہ اس مالی سال کے پہلے مہینے جولائی کے نمبرز آئے، اور پہلے مہینے میں ہی پاکستان کی جو صنعت ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ 3.3% مزید سکڑ گئی۔ اس سے پہلے جو پورا مالی سال تھا 2018-19 کا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا پہلا جو سال تھا، اس میں 3.6% وہ سکڑی تھی۔ تو 8 مہینے سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، اور میرے سامنے پوری لسٹ ہے وہ سیکٹرز کی جو سکڑ رہے ہیں، جو کم ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ڈسمل پرفارمنس، فوڈ، بیوریجز، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، کیمیکل، فرٹیلائزرز، لیدر، آئرن اینڈ سٹیل، ریزنگ میں جواب دینا چاہوں گا اس کا جواب یعنی بے روزگاری آ رہی ہے ملک میں، بے روزگاری کی سونامی آ رہی ہے۔ یہ جو کہتے تھے ہم سونامی لے کے آئیں گے، اصل میں وہ بے روزگاری کی، اور مجھے بڑے درد سے کہنا پڑے گا بھوک کی سونامی آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھی ہیں، کھانا پینا پاکستان کے غریبوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور مجھے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمایہ اختر صاحب جواب دینا چاہوں گا، اس نے کہا اچھا ہے کہ جی وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کریں گے۔ انٹرسٹ ریٹ تو کٹ نہیں ہوئے نا، ابھی ان کے چند دن پہلے موقع تھا، انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں کیے۔ اصل میں انٹرسٹ ریٹ جو بڑھانا تھا ڈی ویلیویشن کی طرح، ان کا ایک کیٹاسٹرافک فیصلہ تھا، جس سے نہ صرف ان کی جو ڈومیسٹک ڈیٹ کی پیمنٹس ہیں وہ ڈبل ہو گئیں، بلکہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کو کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ اس کا براہ راست کنیکشن جو ہے، جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ، اس کا تعلق ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ڈکلائن سے، کہ پاکستان میں جو ہے ساری صنعت جب سکڑے گی اس کا رزلٹ یہ بھی ہوگا، صرف بے روزگاری نہیں ہوگی، ٹیکس بھی وہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں یہ مزید خرابی ہونے جا رہی ہے۔ 1 منٹ کچھ کہنے کی اجازت۔ ہمایوں خان صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ، میرے پاس ٹائم بالکل پہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے جو پہلے بیان کیا کہ حالت کیا چھوڑ کے گئے تھے، 2 اور چیزیں سن۔ فسکل 2018 میں آلریڈی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی شرنکیج شروع ہو گئی تھی، آلریڈی ہمارے آنے سے پہلے فسکل 2018 میں کنزیومر پرائس انڈیکس چڑھنا شروع ہو گیا تھا، چڑھنا۔ یہ جو آپ خرابی چھوڑ کے گئے تھے، اس کے اثرات آپ کے دور میں شروع ہو چکے تھے، یہ صرف آگے جا کے یہ ہمیں ورثے میں ملے۔ اثرات یہ تھے کہ ہمارے آخری سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 5.8% گرو کی تھی، اس سے پہلے 6% گرو کی تھی۔ خرم صاحب، ہمایوں خان صاحب، آپ بیڑا غرق کر کے پاکستان کے غریبوں کو اس قسم کے عذاب میں جو ہے مبتلا کر دیا ہے کہ پاکستان کے غریبوں کے لیے ہم نے 2017 بلین روپے رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کے غریبوں کے لیے احساس پروگرام میں 2017 بلین روپے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمایوں خان صاحب، خرم دستگیر خان صاحب، انفارچونیٹلی وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، بٹ آپ دونوں کے ساتھ، آپ دونوں ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، اکانومی کے، آپ دونوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام ضرور تفصیلی رکھوں گی جہاں پہ ہم اکنامک کرائسس پہ بات کر سکیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ I'll see you tomorrow. اللہ حافظ۔